साथियों, क्या आप जानते हैं कि सही कानूनी जानकारी ना होने से आप कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं? नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट एम के जायसवाल, यूपी सुल्तानपुर से, और आप देख रहे हैं लॉयर्स जानकारी एंड ह्यूमन राइट्स, यानी मानव के अधिकार। तो सर, आप जुड़े रहिए चैनल पर लास्ट तक। इसमें आपको कानून की पूरी जानकारी मिलेगी, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर करके उसका आंसर जान सकते हैं, या कानूनी कोई भी जानकारी आपको लेनी हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9450212039। तो इसके लिए शुरू करते हैं एक नई जानकारी के साथ। और हाँ मित्रों, एक बात मैं अपने सभी साथियों से कहूंगा, जो मैं अपने हर वीडियो में कहता हूं, कि अगर आपसे कोई भी अपराध गलती से हो जाए या जानबूझकर भी हो जाए तो तुरंत अपने एक सीनियर एडवोकेट से संपर्क करिए। और आप पर कोई समस्या आ जाए या आप पर कोई अपराध हो जाए तो आप तुरंत अपने पुलिस स्टेशन से संपर्क करिए, यानी सबसे पहले 112 नंबर पर तुरंत आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं। धन्यवाद साथियों, आज फिर नई जानकारी के साथ। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को बदलकर अब भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 यानी बीएसए लागू हो चुकी है। पुराने कानून में जहां 167 धाराएं थी, वहीं नए बीएसए में अब 170 धाराएं हैं और इन्हें 11 अध्यायों में बांटा गया है। इस नए कानून की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड जैसे व्हाट्सएप चैट, ईमेल, वॉइस रिकॉर्डिंग, वीडियो को प्राथमिक साक्ष्य के रूप में बहुत मजबूत दर्जा दिया गया है। बीएसए की परिभाषा, मुख्य बदलाव और सभी 170 धाराओं की एक संक्षिप्त स्टडी स्क्रिप्ट मैं तैयार करके आप सबको दूंगा। भारतीय साक्ष्य संहिता बीएसए 2023 की परिभाषा। क्या आप जानते हैं कि अब कोर्ट में सिर्फ कागजी सबूत ही नहीं, बल्कि आपकी व्हाट्सएप चैट और डिजिटल रील्स भी उतने ही पक्के सबूत हैं? जी हाँ, पुराने साक्ष्य अधिनियम की जगह अब नया भारतीय साक्ष्य संहिता यानी बीएसए लागू हो चुका है। चलिए इसकी परिभाषा और सभी धाराओं को आसान भाषाओं में समझते हैं। बीएसए के तहत साक्ष्य एविडेंस की परिभाषा भारतीय साक्ष्य संहिता यानी बीएसए की धारा 2(1)(g) के अनुसार, साक्ष्य से तात्पर्य उन सभी बयानों और दस्तावेजों से है जिन्हें कोर्ट अपने सामने जांच के लिए प्रस्तुत करने की अनुमति देता है या जिनकी मांग करता है। इन्हें दो भागों में बांटा गया है। पहला, मौखिक साक्ष्य ओरल एविडेंस, वे सभी बयान जो गवाह कोर्ट के सामने आकर खुद बोल कर देता है। दस्तावेजी साक्ष्य डॉक्यूमेंट्स एविडेंस, कोर्ट के सामने पेश किए गए सभी दस्तावेज जिनमें इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड भी शामिल हैं। भाग 2, अध्यायों के अनुसार सभी धाराओं का वर्गीकरण यानी समीक्षा करना। प्रारंभिक धारा 1, संहिता का नाम विस्तार पूरे भारत पर इसके लागू होने के नियम। धारा 2, परिभाषाएं। इसमें साक्ष्य यानी एविडेंस, तथ्य फैक्ट, सुसंगत, प्रमाणित, प्रूव्ड और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को बहुत विस्तार से परिभाषित किया गया है। अध्याय 2, तथ्यों की सुसंगत। धारा 3, धारा 350 की पॉइंट, कोर्ट हर बात को सबूत नहीं मानता, केवल वही बातें कोर्ट में रखी जा सकती हैं जो केस से सीधे जुड़ी हों। धारा 3, केवल सुसंगत तथ्यों का ही साक्ष्य दिया जा सकेगा। धारा 4 से 14, एक ही समव्यवहार के तथ्य, जो तथ्य सीधे विवादित नहीं हैं लेकिन केस से इस तरह जुड़े हैं कि वे उसी घटना का हिस्सा लगते हैं। धारा 15 से 22, स्वीकृतियां, किसी व्यक्ति द्वारा केस के संबंध में की गई मौखिक या लिखित स्वीकृति। धारा 23 से 30, स्वीकृति, संस्वीकृति, अपराध कबूल करना। धारा 23, पुलिस कस्टडी में किया गया कन्फेंस कोर्ट में मान्य नहीं होगा। जी हाँ साथियों, विशेष ध्यान देने की बात है, जब तक मजिस्ट्रेट ना हो तब तक मान्य नहीं होगा। धारा 31 से 33, मृत्युकालीन कथन, मरते हुए व्यक्ति का बयान। यदि कोई व्यक्ति मरने से पहले अपने कातिल या घटना का बयान देता है तो वह सबसे बड़ा सबूत माना जाता है। धारा 26, धारा 34 से 38, व्यापार की पुस्तकें, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और मानचित्रों जैसे मैप की प्रासंगिकता। धारा 39 से 43, अदालतों के पुराने फैसलों को कब सबूत माना जाएगा। धारा 44 से 50, विशेषज्ञों की राय, डॉक्टर, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट और डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट की राय कब जरूरी होगी। अध्याय 3, तथ्य जिन्हें साबित करने की आवश्यकता नहीं। धारा 51 से 53, धारा 51, जिन तथ्यों को कोर्ट खुद संज्ञान में लेता है यानी जुडिशली नोटिसेबल, उन्हें साबित करने की जरूरत नहीं। धारा 53, जिन बातों को दोनों पक्षों से आपस में स्वीकार कर लिया है। अध्याय 4, मौखिक साक्ष्य ओरल एविडेंस। धारा 54 से 55, धारा 54, दस्तावेजों के अलावा बाकी सभी तथ्यों को मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकता है। धारा 55, मौखिक साक्ष्य हमेशा प्रत्यक्ष होना चाहिए, यानी सुनी सुनाई बात मान्य नहीं होगी। गवाह वही होना चाहिए जिसने खुद
देखा हो या सुना हो वही गवाह माना जाएगा। अध्याय 5 दस्तावेजी साक्ष्य यानी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, धारा 56 से 93 बड़ा बदलाव। यही वो हिस्सा है जहां सबसे बड़ा डिजिटल बदलाव हुआ है। धारा 56 से 58 प्राथमिक और द्वितीयक साक्ष्य, धारा 57 मूल दस्तावेज। नया नियम, अब वीडियो डिजिटल फाइल सर्वर लॉग और स्मार्टफोन में मौजूद डेटा को भी सीधे प्राइमरी एविडेंस माना गया है। धारा 58 मूल की प्रतियां। धारा 61 से 63 इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, डिजिटल साक्ष्यों को कोर्ट में स्वीकार करने की विशेष प्रक्रिया। यह पुरानी धारा 65 बी का नया रूप है। धारा 64 से 73 दस्तावेजों पर हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान को साबित करना। धारा 74 से 77 सार्वजनिक और निजी दस्तावेज, सरकारी रिकॉर्ड, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स और प्राइवेट दस्तावेज। धारा 78 से 93 उपधाराएं, कोर्ट किन दस्तावेजों को पहले से ही सही मानकर चलेगा, जैसे गजट, डिजिटल सिग्नेचर, 30 साल पुराने दस्तावेज। अध्याय 6 मौखिक साक्ष्य का दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा अपवर्जन। धारा 94 से 103 धारा 94 जब कोई बात लिखित कॉन्ट्रैक्ट में तय हो चुकी है तो उसके खिलाफ मौखिक सबूत नहीं दिया जा सकता। धारा 95 से 103 संदिग्ध अर्थों वाले दस्तावेजों को स्पष्ट करने के नियम। अध्याय 7 सबूत का भार। धारा 104 से 121 बर्डन ऑफ प्रूफ की पॉइंट, आरोप किसने लगाया है तो साबित करने की जिम्मेदारी भी उसी की होगी। धारा 104 जो व्यक्ति कोर्ट से फैसला चाहता है केस साबित करने की जिम्मेदारी बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पर होती है। धारा 108 किसी व्यक्ति की मृत्यु या जीवित होने को साबित करना यदि कोई 7 साल से ना मिला हो। धारा 144 दहेज हत्या, यदि शादी के 7 साल के भीतर महिला की संदिग्ध मौत होती है और उसे प्रताड़ित किया गया था तो कोर्ट यह मानकर चलेगा कि यह दहेज हत्या है। धारा 115 बलात्कार के मामलों में सहमति न होने की उपधारणा। अध्याय 8 विबंध। धारा 122 से 124 धारा 122 यदि आपने अपनी किसी बात या आचरण से दूसरे को कुछ विश्वास दिलाया है तो आप बाद में अपनी बात से मुकर नहीं सकते, यानी पलट नहीं सकते। अध्याय 9 गवाह। धारा 125 से 139 धारा 125 गवाह कौन हो सकता है? सभी व्यक्ति जब तक कि वे कोर्ट के सवालों को समझने में असमर्थ ना हो। धारा 128 पति पत्नी एक दूसरे के खिलाफ सिविल और क्रिमिनल मामलों में सक्षम गवाह हैं। धारा 129 से 132 विशेषाधिकार प्राप्त संवाद। जज, मजिस्ट्रेट, वकील और सरकारी अधिकारियों के कुछ गोपनीय संवादों को उजागर करने के लिए मजबूर किया जाना, यानी मजबूर नहीं किया जा सकता सर। धारा 138 सह अपराधी, अपराध में साथ देने वाला व्यक्ति भी दूसरे आरोपी के खिलाफ कानूनी रूप से मान्य गवाह हो सकता है। अध्याय 10 गवाहों की परीक्षा। धारा 140 से 169 की पॉइंट, अदालत में गवाहों से सवाल जवाब यानी क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे होता है उसके सारे नियम यहाँ हैं। धारा 141 मुख्य परीक्षा की प्रति परीक्षा और पुनः परीक्षा का क्रम। धारा 144 सूचक प्रश्न कब पूछे जा सकते हैं और कब नहीं। धारा 149 में यह दर्शाया गया है कि गवाह की विश्वसनीयता पर चोट करने वाले सवाल। धारा 156 विरोधी गवाह, जब आपका अपना ही गवाह कोर्ट में मुकर जाए और उससे क्रॉस क्वेश्चन करने की अनुमति। धारा 162 गवाह की याद ताज़ा करना, डायरी या पुराने नोट्स देखकर। धारा 168 जज के पास गवाहों या पक्षों से कोई भी सवाल पूछने या दस्तावेज मंगवाने की असीमित शक्ति। अध्याय 11 साक्ष्य के अनुचित ग्रहण या अग्रहण के लिए नया विचारण नहीं। धारा 170 यदि कोर्ट में कोई ऐसा सबूत मान लिया गया जो नहीं माना जाना चाहिए या कोई छोड़ दिया गया लेकिन उससे अंतिम फैसले पर कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता तो सिर्फ इस आधार पर नया ट्रायल नहीं होगा। तो यह थी भारतीय साक्ष्य संहिता यानी बीएसए की परिभाषा और इसकी सभी 170 धाराओं का एक क्विक ओवरव्यू। इस नए कानून से हमारी कानूनी व्यवस्था को पूरी तरह डिजिटल एज के अनुकूल बना दिया गया है। कानून की ऐसी ही सटीक और आसान जानकारियों के लिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।